नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा डे 5 जो हमारी सीरीज़ चल रही थी 30 डेज़ मैराथन की। तो आज हमारा डे 5 है और जिसमें हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले जिसने अभी तक इसके 4 लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो सबसे पहले वो जाके इसके 4 लेक्चर देख ले, ठीक है? जिसमें हमने डे 1 कराया है, 2 करवाया हुआ है, 3 करवाया हुआ है, 4 करवाया हुआ है, ठीक है ना? एंड आज हमारा है डे 5 और इसी तरह आगे चलते जाएंगे और तकरीबन हमारे 30 लेक्चर तक ये सारे चलेंगे, जिसमें क्या है कि 20 जो लेक्चर्स है ना सारे इसमें सारे आपके रहेंगे मैथ्स के लिए। सारे जितने भी आपके टॉपिक्स है वो सारे क्लियर होंगे। उसके बाद आपके चलेंगे मॉक टेस्ट। क्या चलेंगे? मॉक टेस्ट, जिसमें हम बाकी जितने भी हमने अभी तक उस लेक्चर में हम जितने भी टॉपिक्स क्लियर करेंगे उन सब के मिक्स क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे सारे, ठीक है? तो अब जो है लेक्चर शुरू करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ठीक है? कुछ बेसिक उस चीज़ का समझाना चाहता हूँ, जैसे कि वेन डायग्राम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मैं। तो एक्चुअली वेन डायग्राम होती क्या है? बड़े सारे बच्चों ने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है ना? और यही वेन डायग्राम आपको किस में आती है? मैथ्स के अंदर भी आती है। अब मैं यहाँ पे वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। अब एक मिनट जस्ट होल्ड करना आप लोग। हाँ, वेन डायग्राम के बारे में अब मान के चलते हैं कि एक क्लास है जिसमें 4 बच्चे हैं, ए बी सी एंड डी। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है? टॉफ़ीज़ पसंद है। क्या पसंद है? टॉफ़ीज़ पसंद है। और कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको चॉकलेट पसंद है। क्या पसंद है भाई? चॉकलेट पसंद है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा डी ई एफ जी, ठीक है? बात को ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूँ। देखो, अब आपका पेपर जैसे नज़दीक आ रहा है ना, हर एक चीज़ मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता सकता। हमारा यहाँ मेन काम है सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करवाना। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकता हूँ, बाकी जिस एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम होगा ना उसके लिए मैं एक एक चीज़ जो है अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? अब मैंने बोला कि एक क्लास है जिसमें कुछ बच्चे जो हैं, जैसे 1 2 3 और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉफ़ियाँ पसंद है और 1 2 3 और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या है? चॉकलेट पसंद है, ठीक है? बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, इसमें ही एक ऐसा बंदा है, कौन? डी एक ऐसा पर्सन है जिसको टॉफ़ी भी पसंद है और क्या है? चॉकलेट भी पसंद है। जिसको क्या पसंद है? टॉफ़ी भी पसंद है और क्या है? चॉकलेट भी पसंद है, ठीक है? तो अब भाई मसला हो गया, अब हम करें क्या? देखो, यहाँ पे मैं बनाता हूँ उसकी डायग्राम। ये एक साइड मैंने लिख दिया टॉफ़ी वाले बंदे कि जिनको क्या है? टॉफ़ियाँ पसंद है। क्या पसंद है? टॉफ़ियाँ पसंद है। दूसरी साइड मैंने क्या बना दिया? एक और सर्कल बना दिया जिनको क्या बच्चों को पसंद है? चॉकलेट पसंद है। क्या पसंद है भाई? चॉकलेट पसंद है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे ये बताओ कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉफ़ीज़ पसंद है, उनको लिखिए, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? मेन चीज़ होती है ना सर्कल का, कहने का मतलब क्या है? ये जो टॉफ़ी वाला सर्कल मैंने बनाया ना, इस पूरे सर्कल के अंदर कौन से बच्चे आएँगे? जिनको क्या पसंद है? टॉफ़ियाँ पसंद है। और ये जो मैंने साइड पे एक काम करता हूँ, मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है? आपके लिए ईज़ी हो जाएगा वो। ये चॉकलेट वाला कलर अलग से ले लेता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे आ लो कि चॉकलेट के लिए मैंने मान लिया, ये सर्कल मान लिया, ठीक है? ये मेरे चॉकलेट वाले, जो बच्चे हैं जिनको क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो सेंटर वाली जगह है ना, ये वाली, यहाँ पे वो बंदे आएंगे जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, ठीक है? सबसे पहले बात करता हूँ, ये वाला जो सर्कल है ये किसके लिए है? टॉफ़ी के लिए है। जो रेड वाला सर्कल आपको दिख रहा है ये किस चीज़ के लिए है? ये चॉकलेट के लिए है। और जो सेंटर में जो इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है, वहाँ पे कौन से पर्सन ऐसे आएंगे जिनको चॉकलेट और टॉफ़ी दोनों पसंद है, ठीक है? अब दोनों वाला कौन है इसमें? वो आप सबको पता है कि दोनों वाला कौन है सब में? डी। डी एक ऐसा बच्चा है जिसको चॉकलेट भी खाना है, टॉफ़ी भी खानी है, ठीक है? और बाकी हम साइड में लिखते हैं ए, देन बी और सी, एंड इधर कौन सा आ गया हमारा? ई एफ और जी, ठीक है? अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि टॉफ़ीज़ खाने वाले कितने बंदे हैं, ठीक है? टॉफ़ीज़ खाने वाले कितने बंदे, तो आएगा ए बी सी और डी, क्योंकि डी टॉफ़ी भी खा रहे हैं ना। मैंने सिर्फ आपको क्या पूछा? टॉफ़ी खाने वाले कितने बंदे हैं, तो ए बी सी और डी दोनों आ रहे हैं। डी तो आ रहा ही आ रहा है उनके साथ। अगर मैं बोलूँ चॉकलेट खाने वाले कितने बंदे हैं, तो सर उसमें क्या आएगा? डी ई एफ और जी, क्योंकि डी तो है चॉकलेट भी खा रहा है। बट एक कंडीशन क्या रहती है? अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ टॉफ़ी वाले, ओनली ओनली टॉफ़ी, क्या बोलता हूँ? ओनली टॉफ़ी की जब कंडीशन आ जाए, सिर्फ टॉफ़ी खाने वाले, तो उसमें कौन से आएंगे? बस यही एरिया आएगा, उसमें डी काउंट नहीं होगा। क्या नहीं काउंट होगा? डी काउंट नहीं होगा। क्यों? मैंने बोला सिर्फ टॉफ़ी खाने वाले, क्योंकि डी जो हमारा है वो चॉकलेट भी तो खा रहा है ना। तो अगर ओनली टॉफ़ी की बात करता हूँ मैं, सिर्फ ओनली टॉफ़ी की, तो उसमें कौन आएगा? ए बी एंड सी। फिर मैं बात करता हूँ ओनली चॉकलेट की, किसकी बात करता हूँ? ओनली चॉकलेट की, तो उसमें कौन आएगा? ई एफ एंड जी आएगा। कौन आएगा? ई एफ एंड
जी आएगा। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर मैं बात करूँगा टॉफ़ी खाने वाले कितने बनते हैं, तो सारे इंक्लूड होंगे। जो इस पूरे टॉफ़ी वाला जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये टॉफ़ी वाला सर्कल जो भी है, इस सर्कल के अंदर जितने भी चीज़ें आ रही है वो सारी आएँगी, ठीक है? बट अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ टॉफ़ी खाने वाले, तो ये जो बीच वाला है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर कौन सा करेंगे? जो साइड वाला ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये साइड वाला दिख रहा है, फिर हम सिर्फ इसको ऐड करेंगे। क्यों? इसमें सिर्फ वही बच्चे हैं ए बी सी जो सिर्फ क्या खाते हैं? टॉफ़ी खाते हैं। अगर मैं बताऊँ चॉकलेट खाने वाले कितने बंदे हैं, तो ये पूरे बच्चन आएंगे, डी ई एफ और जी, ये सारे के सारे आएंगे भाई चॉकलेट खाने वाले। अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ चॉकलेट खाने वाले, वो कौन से आएंगे? ई एफ और जी। फिर मैं बात करता हूँ बोथ की, कि वो ऐसे बच्चे बताओ जो चॉकलेट भी खाते हैं और टॉफ़ी भी खाते हैं, वो कौन है हमारे? डी। वो कौन सा एरिया जाएगा? जो सेंटर वाला इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। सेंटर वाला इन बच्चों में कौन सा आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ कि वो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो खा रही हैं, ठीक है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो खा रही हैं, वेदर वो टॉफ़ी है या वो चॉकलेट है, वो कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं, ठीक है? अगर आप डायग्राम में देखोगे तो देखो यहाँ पे कितने बंदे दिख रहे हैं आपको? ए बी सी डी, चार टॉफी वाले हो गए, एक दो तीन चार, चार चॉकलेट वाले। तो ऐसे हमें कितने बंदे दिख रहे हैं? आठ बंदे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? आठ बंदे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? आठ बंदे दिख रहे हैं। बट एक्चुअली में आठ बंदे हैं नहीं है, क्योंकि एक बंदा तो दो बार हमारा काउंट हुआ है ना। एक बंदा क्या हुआ है? दो बार काउंट हुआ है। तो इस हिसाब से क्लास में कितने बंदे हैं जो कुछ ना कुछ खा रहे हैं? कितने हैं? सेवन है। इसी चीज को उन्होंने क्या दिया? वेन डायग्राम का फार्मूला बना दिया। क्या बना दिया? वेन डायग्राम का फार्मूला बना दिया, जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ। जैसे एक चीज होती है यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है टोटल, किसी चीज का क्या बताना? टोटल बताना। एक होता है इसमें उल्टा यू, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज का कॉमन बताना। क्या बताना? कॉमन बताना, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है कि पूरी क्लास में कितने वो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, चाहे वो दो चीजें खा रहे हैं, चाहे वो एक चीज खा रहे हैं, जाने कि इसका एक फार्मूला जैसे कि वो बनता है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। ए यूनियन बी का मतलब कि ए यूनियन बी के अंदर टोटल चीजें, तो उसका फार्मूला रहता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और माइनस करते हैं हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कोई कॉमन चीज को माइनस करना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉफिस यूनियन चॉकलेट, टॉफिस यूनियन चॉकलेट। एक मिनट, हाँ, टॉफीज यूनियन चॉकलेट। कि टॉफीज यूनियन चॉकलेट का मतलब ये है कि टोटल कितने बच्चे हैं जो टॉफी भी खा रहे हैं और चॉकलेट भी खा रहे हैं। मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ टॉफी वाले बच्चे लिखूंगा कितने हैं, फिर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ चॉकलेट वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। और उसमें कॉमन, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा होगा ना, उसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, जिसको मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ टॉफी इंटरसेक्शन चॉकलेट। माइनस इसलिए करूंगा, अब यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखना, अगर मैं डी को देखूं तो क्या वो इसके अंदर भी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए बी सी डी टॉफी के अंदर भी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे टोटल बच्चे बताने हैं। क्या आप डी को देखोगे तो क्या चॉकलेट के अंदर भी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट मीन्स कि डी हमारा दो बार क्या हो रहा है? काउंट हो रहा है। इट मीन्स कि डी मेरा क्या हो रहा है? दो बार काउंट हो रहा है। तो जानिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? अब माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टॉफी में ऑलरेडी ये काउंट हो गया, चॉकलेट के अंदर भी ऑलरेडी ये काउंट हो रहा है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक साइड से माइनस करना पड़ेगा। जहाँ तो मुझे इसको टॉफी के अंदर लेना पड़ेगा, जहाँ क्या करना पड़ेगा? चॉकलेट के अंदर लेना पड़ेगा। इसलिए कॉमन चीज़ को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो चल तो फार्मूले के हिसाब से फिर, ठीक है। तो जाने कि टोटल हमारे टॉफी वाले कितने थे? चार थे। टोटल चॉकलेट वाले कितने थे? चार थे। और एक कौन सा था? कॉमन आ रहा था हमारा डी। तो जाने कि टोटल बच्चे कितने हो गए जो कुछ ना कुछ खा रहे हैं? चारों चार आठ माइनस एक, जाने कितने हो गए? सात बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। इट मीन्स कि टोटल कितने बच्चे हैं? सात बच्चे जो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। समझ आया? दिखने में तो हमें आठ लग रहे थे, बट उसमें जो एक नंबर ऐसा था जो बार बार काउंट हो रहा था, जो एक बच्चा ऐसा था जो बार बार काउंट हो रहा था, यानी टॉफी में भी काउंट हो रहा था और वो चॉकलेट के अंदर भी काउंट हो रहा था, यानी वो चीज़ क्या आ रही थी? हमारी कॉमन आ रही थी। और इसमें हम क्या करते हैं? कॉमन चीज़ को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें आपको ऐड करनी है। देखो एंड, अगर आपको कहीं पे एंड दिखेगा ना, उसका मतलब भी पता क्या होगा? यूनियन होगा। उसका मतलब क्या होगा? यूनियन होगा, ठीक है। और कहीं आपको अगर क्या दिखता है? और दिखता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे क्या दिखता है? और दिखता है, तो उसका मतलब क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे उल्टा हो गया। और नहीं, एंड की जगह पे आपको क्या दिखेगा? इंटरसेक्शन। क्या दिखेगा? इंटरसेक्शन दिखेगा। एंड कहीं पे अगर आर दिखता है ना, इसका मतलब क्या है? यूनियन है। क्या है? यूनियन, या इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल बोलेंगे, ठीक है। और एक एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट लीस्ट। क्या बोलते हैं? एट लीस्ट भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे बोला है कि आप जो है
ए एंड बी निकालो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आप ए एंड बी निकालो। इट मीन्स कि आप ए एंड बी में क्या है, इंटरसेक्शन निकालनी है। अगर आपको कहीं भी दिखता है ए और बी, क्या दिखता है, ए और बी, इट मीन्स आपको वहां पे क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल पास इन इंग्लिश। अब होता क्या ना, चलो इस क्वेश्चन से पहले ना हम नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, वो थोड़ा एडवांस में आ जाएगा। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी। हाँ जी, कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन होता है जिसमें 19% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं, ठीक है। 19% स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं, एंड 10% स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, और 7% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से आपको कराऊंगा, एक कराऊंगा वेन डायग्राम से, और एक करवाऊंगा मैं इसके फार्मूले वाले साइड से, जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया है, ठीक है। अब लेके चलते हैं कि एक साइड आ गया और ये दूसरी साइड आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि जब मैं काम करता हूँ उसको सर्कल अच्छे से बना ही लेता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, ये जी एक साइड सर्कल आ गया मेरा, और ये दूसरी साइड सर्कल आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, कहता है कि 19% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए मैथमेटिक्स में। मैं लिखता हूँ 19%, और यहाँ पे सीधा लिखता हूँ मैथ्स, ये मैंने मैथ वाला बना दिया एक सर्कल। और दूसरा 10% जो फेल हो चुके हैं, किस में हो चुके हैं वो हो चुके हैं इंग्लिश में। 10% किस में हो गए हैं, इंग्लिश में हो गए हैं। और दोनों में टोटल कितने हो गए हैं, 7% बच्चे जो हैं वो दोनों में फेल हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे, टोटल मैथ में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 19। और टोटल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 10। और दोनों में कितने फेल हुए हैं, 7। यानी ये जो 7% बच्चे हैं ये दोनों में क्या हो रहे हैं, कैलकुलेट हो रहे हैं, दोनों में क्या हो रहे हैं, कैलकुलेट हो रहे हैं। यानी ये पोर्शन, जो इतना सा पोर्शन है, ये आधा वाला पोर्शन कौन सा काउंट होगा, जो सिर्फ बच्चे मैथ में फेल हुए हैं। यानी कि वो इंग्लिश में बच्चे फेल हुए, सिर्फ किसमें बच्चे फेल हुए हैं, सिर्फ मैथ में। अगर मैं जनरल बात करूं कि मैथ में कितने बच्चे फेल हुए हैं, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं किसी क्लास में कि मैथ में कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो आप बोलोगे सर 19% बच्चे मैथ में फेल हुए हैं। इसका मतलब वो बच्चे क्या पता दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश में भी फेल हो सकते हैं। बट अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ मैथ में, अगर मैं सिर्फ मैथ की बात करूं, तो इट मीन्स कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं क्या होंगे, पास होंगे। तो मैं अगर यहाँ पे बताऊं कि ओनली मैथ की बात करूं, तो 19 से 7 निकालो तो कितना आ जाएगा आपका सारा का सारा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारा कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। कितना, 12% कौन से होंगे, ओनली मैथ में जो सिर्फ फेल हुए हैं, सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं वो कितने हैं हमारे, सिर्फ 12 बच्चे हैं। अगर बात करता हूँ 10% हमारे इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है। तो सिर्फ इंग्लिश में कितने हैं, तो 10 में से 7 निकाला, 3%। यानी 3% बच्चे ही ऐसे हैं जो सिर्फ किस में फेल हुए हैं, ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं। किस में फेल हुए हैं, ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं। फिर वो आगे क्या कहता है कि देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ। अब हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं टोटल जो बच्चे फेल कितने हुए हैं। तो वो 12 हुए हैं सिर्फ मैथ में, और 3 हुए हैं सिर्फ इंग्लिश में, और प्लस हम क्या करेंगे जो दोनों में कॉमन पास हुए हैं, तो कितना हुआ, 12 और 3 15, 12 और 3 15 हो गया। 15 और 7 कितने होते हैं, 22। यानी कि 22% ऐसे बच्चे हैं, 22% ऐसे बच्चे हैं जो हमारे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और पूरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 100%, जिसमें से 22% बच्चे हमारे पूरे के पूरे क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास कितने होंगे कहीं ना कहीं, तो 72% बच्चे ऐसे हैं, 72 नहीं सॉरी 78% बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास हैं, जो जिसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अब ये है वेन डायग्राम से। अब इसको हम करते हैं फार्मूले से। फार्मूले से करेंगे बड़ा इजी रहेगा। अगर मुझे टोटल यानी यूनियन निकालनी हो कि टोटल बच्चे फेल कितने हुए हैं, तो मैं निकालूंगा यूनियन, एम यूनियन इंग्लिश। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मैथ्स में बच्चे कितने पास हुए हैं, नंबर ऑफ इंग्लिश में बच्चे कितने पास हुए हैं, और माइनस क्या करूंगा, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, यानी कि दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैथ में कितने बच्चे हमारे फेल हुए हैं, 19%। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 10%। और माइनस क्या करूंगा इसमें से, जो दोनों में कहीं ना कहीं कैलकुलेट आ रहे होंगे, दोनों दोनों जो कहीं ना जो दोनों में कैलकुलेट हो रहे होंगे हमारे कॉमन बन के। तो कितना हो गया, 10 और 2 29, 29 में से 7 निकाल दिया, कितना आ गया, 22%। तो हमें दिख गया कि टोटल बच्चे कितने परसेंट फेल है, 22%। अगर बात करता हूँ 5% मुझे निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, 100% में से 22% निकाल दूंगा, तो पीछे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 78%। यानी जो मेरे पास परसेंटेज है, कितने परसेंट बच्चे पास हो गए हैं, 78%। ये मेथड मेरा दूसरा है, और ये मेथड मेरा यहाँ पे पहला वाला मेथड था। समझ आया। अब चलते हैं इधर इस क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, पहले बोल रहा हूँ, ये सीरीज़ आएगी आप सबके लिए, ठीक है। मैं ये बोल के चलो सिर्फ JKSSB जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं, आगे जितने भी एग्जाम होंगे ना सबके लिए मैं फ्री मैथमेटिक्स की सीरीज़ लेके आऊँगा सारी सारी। आपको कहीं से ना पेड कोर्स लेने की नीड नहीं पड़ेगी मैथ्स के लिए, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन मैथ्स पढ़ते हैं ना वो जानते हैं। इसलिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और चैनल को फटाफट कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। अब इसमें क्या कहता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल पास इन इंग्लिश, कि 90% ऐसे बच्चे हैं जो किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं। 85% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, कहता है कि 90% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में पास हो गए हैं, 85 जो स्टूडेंट है वो किस में पास हो गए हैं, मैथमेटिक्स में। और 150 बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। क्या क्या कहता है वो, 150 बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुआ है, पास हुआ है। और कहता है कि इफ़ नो स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कहता है कि कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है, इट मीन्स कि क्लास की परसेंटेज रेशो क्या है पास की, 100 के 100%, 100 के 100% बच्चे जो है ना वो पास हुए हैं। क्या हुए हैं, 100 के 100% बच्चे ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि एक क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। इसको करते हैं। इट मीन्स की क्लास की, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि क्लास की इंग्लिश यूनियन मैथमेटिक्स की जो पास रेशो है, पासिंग परसेंटेज है, वो कितनी है, कहीं ना कहीं 100% है कि नहीं है। और अगर मैं इसका फार्मूला देखूँ यहाँ पे तो क्या आता, नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ मैथ्स आता, और माइनस हम क्या करते, नंबर ऑफ इंग्लिश और इंटरसेक्शन मैथ के बीच में क्या होता, जो कॉमन आता, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ बताना, हमें यूनियन का पता है क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, पूरी 100% है, ठीक है। और इंग्लिश में कितने बच्चे हमारे पास हुए हैं, 90%। और इसमें मैं बात करता हूँ मैथ्स में हमारे कितने बच्चे पास हुए हैं, 85% पास हुए हैं ना। और दोनों में कितने बच्चे पास हुए हैं, 150 स्टूडेंट्स, बट परसेंटेज का मुझे पता नहीं है ना। मैं मान के चलता हूँ X% बच्चा जो है ना मेरा, जो मेरा X% बच्चा है वो दोनों में कॉमन पास हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, -X यहाँ लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, X% पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 8 और 9 17 यानी 175 हो जाएगा, 175 यहाँ रहेगा, 100 वहाँ जाएगा, तो माइनस का 100 यहाँ हो जाएगा। यानी एक्स की बात करता हूँ, ठीक है। अगर एक्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या गया, 25%, यानी 25% ऐसे बच्चे होंगे। यहाँ पे मैं परसेंटेज भी लिख सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यस, मैंने आपकी समझदारी के लिए लिख दिया था, ठीक है। इट मीन्स कि एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 25%। ये 25% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पेपर में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। बट इधर क्या बोला हुआ है, 150 बच्चा, यानी मेरे 25% की फ्रैक्शन किसके बराबर दी हुई है, 150 स्टूडेंट्स के बराबर दी हुई है। 25% मेरा किसके बराबर दिया हुआ है, 150 स्टूडेंट्स के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और निकालने क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि नहीं निकालने हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1% किसके बराबर होगा, ठीक है, 1% किसके बराबर होगा, तो 1% होगा 150 अपान हमारा 25 आ गया। और 25 का कितना गुना होता है, 150, आप सबको पता होगा कहीं ना कहीं। 25 का 4 गुना होता है 100, और 25 का 6 गुना कितना हो गया, 150। यानी 1% की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6, 100% की क्या आ गई, 600, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं, ऑप्शन में तो है नहीं, आई थिंक कैलकुलेशन में तो नहीं मिस्टेक होगी कहीं। 8 और 9 17 और 175 हो गया, ठीक है। एंड 100 आ गया यहाँ पे, तो 2500 है, एक्स की वैल्यू तो 25 आ गई यहाँ पे। तो 25% ही हमारा है 150 के बराबर, तो एक आ गया 6, एक ही 6। तो फिर ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, देख लेते हैं भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 90 आ गए, मैथ्स की 85 आ गए, और माइनस हमने किया है इसको, एक्स मेरा कॉमन था, एंड ये यहाँ पे जाएगा 175 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 100 से, 175 से 100 निकाला। अरे यार, मैं भी ना, हमने यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, अभी मिस्टेक कर दी है बहुत बड़ी। देखो हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी इधर, तभी हमारा ऑप्शन में आंसर ही ना 600 कैसे आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 175 से 100 निकालोगे तो कहीं ना कहीं कितना आता है, 75% ही आता है। और हमने क्या कर दिया था, 25 लिख दिया था। इट मीन्स कि मेरे 75% की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, वो दी 150 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। 1% की 2 के बराबर आएगी, तो 100% की किसके बराबर आएगी, 200 के बराबर, ठीक है। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कितने होंगे, 200 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दी थी, इसलिए हमारा आंसर नहीं आया था, तभी हमारा 600 आ रहा था गलती से। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 73% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, 70% पास इन जनरल एंड 64 पास इन बोथ, ठीक है। क्या बोलता है कि
73% कैंडिडेट जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होते हैं, और 70% ऐसे होते हैं जो जनरल अवेयर में पास होते हैं, और 64 जो होते हैं वो दोनों में पास हो जाते हैं। ठीक है, तो कहता क्या है, बट 6300 जो है वो फेल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ पास वाले कितने हैं मेरे, टोटल जो है वो पासिंग परसेंटेज मेरी क्या है। तो देख लेता हूँ पास वाले, यानी मैं क्या निकालूंगा, एक है एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल अवेयरनेस, दो हैं। मैं एप्टीट्यूड टेस्ट को मान के चलता हूँ, मैथ्स ही रखता हूँ। ठीक है, मैथ्स यूनियन जनरल अवेयरनेस। ठीक है, उसके लिए मैं जी लिख रहा हूँ, मैथ्स यूनियन जनरल अवेयरनेस क्या आएगा, नंबर ऑफ मैथ्स वाले कितने पास है प्लस नंबर ऑफ जनरल अवेयरनेस वाले कितने पास है, और माइनस क्या करूँगा, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन जी, यानी दोनों के बीच में कॉमन कितने हैं। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मैथ्स वाले कितने हैं 73, और नंबर ऑफ जनरल अवेयरनेस वाले कितने हैं 70, और कॉमन कितना है 64% है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कॉमन हमारा कितना आ गया 64% आ गया। जब कॉमन मेरा 64% आ गया ना, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये आएगा 70 और 70 143 आ गया 143, एंड इसमें से क्या माइनस करोगे आप, 64 माइनस कर लोगे तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास की परसेंटेज क्या आएगी, 143 से 64 निकालोगे, 13 से 4 निकालोगे तो 9 आ गया, 13 से यानी 79%, यानी कि 79% ऐसे हमारे बच्चे हैं जो पास हो गए हैं। ठीक है, इट मीन्स कि फेल वाले कितने हैं अब, तो मुझे एक चीज़ बताओ, फेल वाले कितने बचेंगे 21%, क्योंकि 100% तो पूरी क्लास की रेशो, पूरी क्लास की परसेंटेज होती है ना, तो 100% में से जब आप 79 निकाल दोगे तो कहीं ना कहीं 21% हमारे बच्चे फेल होंगे कि नहीं होंगे। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है 6300, यानी मेरी 21% की वैल्यू दी है 6300 के बराबर, 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी 300 के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। जब 1% की वैल्यू 300 के नंबर के बराबर है, तो एक क्लास की जो परसेंटेज होती है वो 100% होती है। ठीक है, तो कितने होंगे पूरे पूरे 100 इंटू 300, यानी क्या हो जाएगा सारा का सारा 1 2 3 और 4 30,000, जो कि ऑप्शन मेरा थर्ड जो है बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आप सबके लिए घर के लिए होमवर्क रहेगा, घर पे ट्राई करना है। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन इलेक्शन इसके सॉरी वेन डायग्राम के करवाए हैं, ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना है पूरा पूरा। ओके, ये होमवर्क है आप सबके लिए, और ये मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए भाई, किसी कमेंट में इसका आंसर चाहिए भाई, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों को शेयर भी कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। कहते हैं कि द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20% एंड वन कैन बाय 2 kg लेस शुगर फॉर ₹50। इट मीन्स देखो, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको मुझे लगता है मैंने पहले पिछले क्लास में शायद नहीं बताया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, मान लो आप जो है ना पिछले ये चीज़ तो मेरे को लगता है मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक रिपीट जाके इसका जो है ना देख लेना, इसका बेसिक मैंने करा कैसे है, बट यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा वहाँ से भी पता चल जाएगा। कहता है कि द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। तो एक चीज़ होती है प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर। ठीक है, कहता है प्राइस हमारा बढ़ चुका है कितना 20%, मेरा प्राइस बढ़ चुका है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन मेरी क्या होती है, वो होती है 1/5, यानी मेरा ओरिजिनल प्राइस कहीं ना कहीं पहले 5 यूनिट था, अब एक बढ़ चुका है, तो अब कितना हो गया 6 हो गया। फिर कहता है अब क्या कहता है कि जब प्राइस मेरा बढ़ गया है तो वन कैन बाय 2 kg लेस शुगर 2 kg लेस शुगर फॉर ₹50। अब पता क्या होता है, आपको भी सबको पता होगा कि जब आपका एक्सपेंडिचर सेम है, कि आपको आपकी घर से क्या मिले हैं, आपको आपके घर से मिले हैं खींच के 100 रुपया। ठीक है, और आपको हर महीने वही पैसे खर्चने हैं, 100 रुपया ही खर्चना है, हर महीने क्या है 100 रुपया ही खर्चना है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ महंगी होगी तो आप उसकी कंजप्शन कम करोगे ना, क्योंकि वो चीज़ आपको 100 की ही लेनी है ना। जब कोई चीज़ महंगी होती है हम कंजप्शन उससे क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और जब कोई सस्ती होती है उसकी कंजप्शन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, कहता है कि जब 20% शुगर का प्राइस बढ़ जाता है ना, तो और पहले वो 50 रुपये खर्चता था, अभी भी वो 50 रुपये खर्चता है, तो आप हमें ये बताओ कि उसने अपनी कंजप्शन जो है उस पर क्या कमी पाई होगी। ठीक है ना, तो उसने पहले तो बोल दिया कि उसने 2 किलो कम शुगर ली है, पर लास्ट में पूछा क्या है कि पहले वो कितनी लेता था, दैट कुड बी बॉट बिफोर प्राइस, जब वो प्राइस बढ़ा उससे पहले वो कितनी किलो जो है शुगर लेता था। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, एक्सपेंडिचर इट मीन्स पहले भी 1:1 होता था। ठीक है, अब ये मैंने कंसेप्ट कल पढ़ाया हुआ है भाई, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मेरे को बोला कि जब भी एक्सपेंडिचर आपका सेम होता है क्वेश्चन करना है, इसको क्रॉस करना होता है, 6 यहाँ आएगा 5 यहाँ आएगा। इट मीन्स कंजप्शन पहले वो कितने करता था 6 यूनिट करता था, अब कितने कर रहा है 5 यूनिट, यानी कितने की कमी कर रहा है एक की, पर क्वेश्चन में कितने कर रहा है 2 kg की, यानी एक की वैल्यू 2 kg है। तो पूछे क्या है कि वो जब प्राइस बढ़ा था ना उससे पहले कितनी चीनी लेता था, यानी आपको 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 की क्या आएगी 6 इंटू 2, यानी कि कितनी कंजप्शन करता था, कहीं ना कहीं 12 kg करता था, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है,
अब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो जी, हाँ जी, अब सेट हो गया। ओके, कहता है द प्राइस ऑफ द हाउस इंक्रीज्ड एवरी ईयर, कि जो एक घर है ना उसका प्राइस हर साल बढ़ता रहता है। कितना बढ़ता है? 20% बढ़ता है। और प्रेजेंट प्राइस क्या है उसका? प्रेजेंट प्राइस है उसका 7,20,000। तो व्हाट वाज इट्स प्राइस इन 2 साल पहले? कहता है कि आज जो उसका प्राइस है ना वो कितना है? 7,20,000 है। तो आज से 2 साल पहले उसका उस घर का प्राइस क्या होगा, जो कि हर साल कितना बढ़ता है? 20%। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि पहले उसका, यार ये इसको एक बड़ी बीमारी है, बार बार हिल जाता है ये। हाँ, मैं मैं मान के चलता हूँ कि पहले उसका जो प्राइस था ना घर का वो एक्स एक्स था। कितना था? एक्स था। अब प्राइस जो है 20% 2 साल लगातार बढ़ा है। यानी 20%, मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी, 1/5 होता है। यानी कोई चीज़ 5 से 1 बढ़ी है, यानी कितनी हुई होगी? 6/5 हुई होगी। यानी पहले साल में भी वो 6/5 हुई है, दूसरे साल में भी 6/5 हुई है। तो 2 साल के अंदर जो कीमत बढ़ी है, तो लास्ट कीमत क्या आई है उसकी? 7,20,000। 7,20,000। अब आपको निकालनी क्या है? एक्स की वैल्यू जो 2 साल पहले थी। 6 6 36 हो गया। और 36 का 2 गुना क्या होता है? 72। तो आगे 1 2 3 और 4 जीरो ये आगे। जाने कि एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, 20,000 ये आ गया। इंटू हम क्या करेंगे? 25। इंटू हमने क्या किया? 25, और 25 का 2 गुना कितना होता है? 50। जाने कि कितना हुआ? 1 2 3 और 4 और 5 लाख। जाने कि आज उस घर का जो प्राइस है, सॉरी आज ने, आज से 2 साल पहले जो घर का प्राइस था वो कितना था? 5 लाख था। कितना था? 5 लाख था। और आज कितना है इसका? 7,20,000। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्राइस ऑफ द शुगर हैज इंक्रीज बाई 18%, कि कोई शुगर जो है ना उसका प्राइस कितना बढ़ जाता है? 18% बढ़ जाता है। तो 18% की पहले फ्रैक्शन निकाल देंगे हम, कितनी होती है भाई? ये आ रहा है हमारा 18,500, जिसको हम निकाल देंगे 2 9s एंड 250। और इट मीन्स कि अगर मैं प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो पहले मेरा ओरिजिनल प्राइस कहीं ना कहीं कितना था? 50 था। अब वो बढ़ गया है, ठीक है ना? बढ़ गया है, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? प्लस। यानी अब कितना हो गया? 59। और एक्सपेंडिचर क्या बोला है उसने? सो बाय व्हाट परसेंटेज कैन ए पर्सन डिक्रीज द कंजप्शन? अब जब प्राइस बढ़ा है तो कंजप्शन तो डिक्रीज ऑब्वियस करेगा ही करेगा। सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्चे में कोई भी चेंज ना आए। खर्चे में कोई भी चेंज नहीं आएगी, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? 1। और मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी खर्चे में कोई चेंज ना हो, आपको कुछ ना क्रॉस करना है। 59 यहाँ आएगा और 50 हमारा यहाँ जाएगा। इट मीन्स कंजप्शन की बात करूँ, पहले वो 5 करता था, अब कितनी कर रहा है? 59 कर रहा है। सॉरी, पहले वो 59 करता था, यहाँ पे एक मिनट, पहले वो 59 करता था, अब कितने कर रहा है? 50 कर रहा है। कंजप्शन उसने कम की है। पहले 59 करता था, अब 50 कर रहा है। यानी कितनी कम किया है? -9 कम किया है। 9 कम किया है किसके ऊपर? 59 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितना? जाने कि आंसर जो भी रहेगा 900 डिवाइड बाई 59 आप करोगे तो कहीं ना कहीं जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपको निकालना है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? ऑप्शन आपको या नीचे आपने कमेंट कर देना है, और इसमें से जो भी आंसर रहेगा, सारे क्लोज हैं, 15 तो सब में आना ही आना है, ठीक है? 15 तो ऑब्वियस है, सब में आने ही आना है। फर्क कहाँ आएगा? 0.9 आया, 0.7 आएगा, 0.5 आएगा या 0.3 आएगा। क्लियर है? तो ये सब आपको होमवर्क में मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? अब आते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। सो चलो जो इलेक्शन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि एक इलेक्शन होती है, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, जिसमें 2 कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करते हैं, और वन ऑफ द कैंडिडेट स्क्योर 40% ऑफ द वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 290 वोट्स। कहता क्या है कि एक जगह इलेक्शन होती है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। चलो बना लेते हैं जी। एक है हमारा ए कैंडिडेट, दूसरा है हमारा बी कैंडिडेट। अब ये कहता है साथ में कि वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर 40%। जब एक कैंडिडेट को ऑब्वियस है कि 40% मिल चुके हैं, तो दूसरे को कहीं ना कहीं कितने मिले होंगे? 60% मिले होंगे ना। टोटल वोट होते कितने हैं? पूरे टोटल वोट कितने बढ़ रहे हैं? 100% बढ़ रहे हैं ना। जब एक कैंडिडेट को 40% मिल गए तो दूसरे को ऑब्वियस है कि 60% मिलेंगे। फिर वो कहता है कि एंड इज डिफीटेड बाय 298 वोट्स। अब होता है कि हार जाता है वो 298 से। पर यहाँ पे देखो कितने वोट से हारा है वो? 20% से हारा है कि नहीं हारा है? 20% वोटों से हार गया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स है कितने हैं? 100% है कि नहीं है? इट मीन्स कि वो 20% वोटों से हार गया है। तो यानी मेरे 20% की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? 298 के बराबर दी हुई है कि नहीं दी है? यानी 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी?
1% की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? 298 अपन, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे या टोटल वोट, अगर मैं चलो मैं एक करता हूँ उसको मान ही लेता हूँ, ठीक है। तो 1% की वैल्यू मेरी किसके बराबर आएगी है? 298/20। तो 100% की वैल्यू मेरी किसके बराबर आएगी? 298/20 इंटू क्या आएगा? 100। जीरो से जीरो गया मेरा, 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 9 18, यानी कि 1490, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स मेरे कहीं ना कहीं कितने नहीं होंगे? 1490। इसको एक तरीका और था पता है, आप इसको 100% माना ना, आप ये भी मान सकते कि मान लो कोई टोटल वोट ही 100 हैं, 40 वोट इसको मिल गए हैं, 60 इसको मिल गए, तो 20 वोटों से ये जीत चुका है। वैसे भी वाला तरीका भी था कि 20 वोटों से जीत चुका है, पर जो ये वाला विनर है, ये विनर है, ये लूजर है इस टाइम। बट क्वेश्चन में बोला है 298 वोटों से वो जीता है, विनर। लूजर तो हारा है 298 वोटों से, ठीक है। तो वैसे भी था कि 20 की वैल्यू 298 है, फिर वैसे हम सेम टू सेम करते तो आपको ए की वैल्यू मिल जानी थी, ए की वैल्यू मिल जानी थी, फिर ए की वैल्यू निकालने के बाद फिर आपको किसकी निकालनी थी? 100 की, तो भी हमारा आंसर क्या आता? 1490, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन होती है, ए कैंडिडेट सिक्योर्स 40% ऑफ द वोट्स बट इज डिफीटेड बाय द ओनली अदर कैंडिडेट बाय मेजोरिटी ऑफ, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना यार, ये सेम क्वेश्चन हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट हैज गॉट 70% ऑफ द वोट पोल्स एंड हैज वॉन बाय 15,400 वोट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर लूजिंग कैंडिडेट। कहता है कि जो हारने वाला पर्सन था उसको टोटल वोट कितना मिला होगा, अगर जो विनर है उसको 70% वोट मिल गया है और वो जीत भी गया कितने वोटों से? 15,400 वोटों से जीत चुके हैं। मैंने आपको अभी भी क्या बोला कि कोई भी वोटिंग होती है वो कितने परसेंट होती है? 100% होती है कि नहीं होती है? कोई भी वोटिंग होती है 100% होती है। मैं मान के चलता हूँ भाई, टोटल वोट कितने थे भाई? 100 थे, जिसमें से 70 वोट जो है ना वो विनर ले गया। कौन ले गया है? 70 वोट विनर ले गया है। तो 100 का 70% होता है 70, तो वो कौन ले गया? विनर ले गया। तो ऑब्वियस है कि लूजर को कहीं ना कहीं कितने वोट मिलेंगे? 30 ही वोट मिलेंगे ना। लूजर को कहीं ना कहीं कितने वोट मिलेंगे? 30 ही वोट मिलेंगे। अब विनर मेरा यहाँ पे जीता कितने वोटों से है? 70 ये ले गया, 30 लूजर ले रहा है, तो कहीं ना कहीं 40 वोटों से मेरा विनर जो है जीत गया है। बट ये क्या बोलता है कि मेरा विनर यहाँ पे 40 वोटों से नहीं, 15,400 वोटों से जीता है। इट मीन्स कि मेरे 40 की वैल्यू किसके बराबर दी है? 15,400। तो ए की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो यह आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा भाई 4 3 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 4 3 12। जब 4 3 12 हो जाएगा देन उसके बाद फिर हमारा आ जाता है 3, और 3 आता है तो 4 8 32, ठीक है, एंड 4 5 20 हो जाएगा हमारा। यानी ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 385। जब ए की वैल्यू 385 आ रही है, यानी मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 385 इंटू 100 आ जाएगा। तो जाके सामने हमारा ऑप्शन कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन बेस्ड। आज मैं सारी जो टाइप्स है ना बच्चे कुची वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हो सकता है आपको इन क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट देखो यार, मेन चीज़ पता क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको ना बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ नहीं करवा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ है ना, इसमें सिर्फ आपकी साथ साथ में क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। धीरे धीरे करके आपके सारे चैप्टर जितने हैं वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी सीरीज रहेंगी उनके लिए भी ऐसी सीरीज लेके आऊंगा। आपको बस क्या करना है, इसको बस देखो समझो। पेपर आपका थोड़े दिन में रह गया अभी, और कोई भी इस चक्कर में मत रहना पेपर कैंसिल होगा या पेपर आगे चलेगा, ठीक है। मैं ये चीज़ पहले बोल देता हूँ आपको, ठीक है। जिनको तैयारी करनी है वो बस 22 का ही इंतजार करो बस। अब कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन 9261 द पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो। कहता है कि जो एक टाउन है कोई, उसकी जो पॉपुलेशन है ना 5% हर साल बढ़ती है, ठीक है। और कहता है कि आज उसकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गई है 9261 हो गई है, तो आप हमें ये बताओ कि 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या रही होगी। मैं मान के चलता हूँ 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन थी मान लो एक्स, ठीक है, और वो 5% बढ़ रही है। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। जाने की कोई चीज़ 20 से कितनी होगी? 21 होगी एक साल में, ठीक है। इट मीन्स कि पहले साल में वही हुई है 21/20, फिर 3 साल की बात हुई है, फिर तीसरे दूसरे साल में भी कितनी हुई है? 21/20, और तीसरे साल में भी कितनी हुई है? 21/20, और आज वो कितनी बन चुकी है? अब 9261 कितनी बन चुकी है? 9261। अच्छा, आप सब लोगों को मैंने पहले दिन ही बोला था क्यूब्स याद करने हैं, और आप सबको अगर आइडिया हो ना, ये 9261 जो होता है ना वो 21 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 21 का क्यूब होता है। और 21 इंटू 21 हो गया 21 का क्यूब, यानी ये 3 21 यहाँ से कटे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी एक्स किसके बराबर आएगा? ये 20 इंटू 20 कितना हो गया? 2 2 4 2 8, यानी कितना हो गया? 8,000। यानी कि वो पहले जो 3 साल पहले पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 8,000 थी, ठीक है जी। चलते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे हमें बोलता था पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 20,000। कोई गांव है, जब कोई सिटी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 20,000 है। इट इंक्रीजेज बाय 20%। अब वो 20% बढ़ती है पहले साल में एंड 30% बढ़ती है दूसरे साल में। द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स इज, कहता है कि पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितनी होगी। और अभी कितनी है, 20,000। अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन मान लो उसकी 20,000 है, बढ़ती है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन बताइए कितनी होती है, 1/5, यानी 6/5 होगी पहले साल में। दूसरे साल में 30% है, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10, यानी 13/10 होगी दूसरे साल में। तो आज उसकी 2 साल वाला क्या कंडीशन होगी, 0 से 0 काट दिया, तो 5 4 20 एंड कितना आ गया ये, 400 यहाँ पे हो गया। और ये कितना हो गया, 78, 13 × 6 होता है 78, इंटू क्या आएंगे, 400 के साथ करेंगे, 8 4 32, ठीक है। एंड 2 0 तो लास्ट में आने ही आने, तो सामने दिख रहा है दो, एक तो 2 और लास्ट में 2 0, दो की ऑप्शन हमें सामने दिख रहा है, कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। वरना आप खुद भी निकाल सकते हो, देखो 8 4 32 आ गया 3, और 28 और 3 31 आ गया पूरा, 31200 इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज की कीमत घटना, ठीक है। अब किसी ने बाइक ली होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि डेप्रिशिएट होती है हर साल, कितने परसेंट होती है, 10% होती है। इफ द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर्स इज 3645, देन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल। कहते हैं कि आने वाले 3 साल में क्या होगा उस जो मोटरसाइकिल की एक मिनट दोबारा से क्या पूछा गया इन्होंने, प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट, हर साल जो है 10% कम होती है। और इफ द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, 3 साल बाद, यानी कि फ्यूचर की बात बताइए, 3 साल बाद उसकी ये वैल्यू हो जाती है, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, और वैल्यू क्या होनी है, डेप्रिशिएट होनी है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो आज उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है, X रुपीस है मान लो, अब डेप्रिशिएट हो रही है, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, एक मिनट, 1/10, तो जानी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। और कितने साल होगी, 3 साल होगी लगातार, 9/10 पहले साल में, फिर 9/10 दूसरे साल में, 9/10 क्या होगी तीसरे साल में, और आज उसकी वैल्यू क्या होगी है, 36450, यानी अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, एक्स की। तो यानी 9 1 9 4 36 0, पहला गया, फिर आ गया 9 5, ये आ गया 9 4 36 एंड 450 के साथ गया, ये गया 9 5 45 0। अब एक्स इक्वल टू 50 इंटू ये 1000 आ जाएगा इसके साथ, यानी 50,000, कितना आएगा, 50,000, जाने कि आज से 3 साल पहले, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, उसने 3 साल बाद की पूछी है, तो जानी आज प्रेजेंट की वैल्यू से कहीं ना कहीं कितनी रही होगी, 50,000, ठीक है। ओके, ए मैन हैड सर्टेन अमाउंट विद ही स्पेंट 20%। देखो होता क्या है, एक पर्सन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब वो पर्सन क्या करता है कि कुछ पैसे जो स्पेंड करता है वो 20% स्पेंड किस पे कर देता है, कोई आर्टिकल बाइक पे, और जो पैसे बच जाते हैं ना उसका भी 5% किसके ऊपर खर्च कर देता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। और कुछ देन ही गिफ्टेड 120 रुपीज़, अब वो उसमें से 120 रुपये किसी को गिफ्ट भी देता है। और अभी भी उसके पास कितने पैसे हैं, 1400 रुपये हैं, अभी भी उसके पास कितने पैसे हैं, 1400 रुपये हैं। तो अब हमें ये बताना है द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, उसने ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना खर्चा किया होगा, उसने ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना खर्चा किया होगा। तो मुझे एक चीज़ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना उसके पास पैसे थे कितने, जिसमें से 1400 रुपये बच रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि उसके पास पैसे कितने हैं, एक्स पैसे हैं। अब उसमें से वो क्या करता है, 20% खर्च कर देता है, तो पीछे कितने बचते हैं, 80%, 4/5। अब कहता है इसका भी रिमेनिंग 5% वो खर्च कर देता है किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, तो पीछे कितने बचे होंगे, कहीं नहीं, 19.20, 5% की होती है 1/20, यानी ऊपर वाले क्या होगी माइनस, यानी पीछे कितने बचेगा, 19.20। अब उसमें से भी 120 रुपया कर देता है वो गिफ्ट कर देता है, तो अभी उसके पास कितने बचते हैं, 1400 रुपया। यानी मैं एक्स की वैल्यू जब निकाल दूंगा तो मुझे 100% श्योर हो जाएगा कि भाई उस बंदे के पास पैसे कितने थे। यहाँ पे 1400 के साथ जब प्लस 120 करूंगा तो कितना आएगा, 1520 आएगा। जस्ट एक मिनट होल्ड करना, हाँ। तो यानी एक्स इंटू 4/5 इंटू 19.20, और यहाँ पे आएगा 1520, 1520 आ गया, क्योंकि 120 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर मैं अब इसको काटूं तो देखो 4 से काटूंगा तो क्या आएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 4 8 30, 380 के साथ गया, ये 20 के साथ गया। एंड एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, कहीं ना कहीं कितनी आ रही है, 2000। एक्स की वैल्यू मेरी कहीं ना कहीं 2000 आ रही है। इट मीन्स कि उसने खर्चा कितना किया, टोटल 600 रुपया खर्चा किया, तभी तो उसके पास सेविंग कितनी बची है, 1400 रुपया। बट उसने आपको ये नहीं पूछा कितना उसके पास कितने पैसे थे, कितना उसने खर्चा किया, ये चीज़ नहीं उसने पूछी है। उसने पूछा है कि आप हमें ये बताओ कि उसने ट्रांसपोर्ट के ऊपर टोटल कितना खर्चा किया है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे निकालूंगा,
20,000 था, सॉरी 20,000 था कितना, 2,000, सॉरी 2,000 था। 2,000 में से उसने 20% किसके ऊपर खर्चा कर दिया, आर्टिकल कोई भी बाई किया होगा, पीछे कितना बचा होगा, 80%। अब 80% जब इसका मैं निकालूंगा कितना आएगा भाई, इसका 80% आएगा 5 और 20 यानी 1,600 रुपया, पीछे 1,600 रुपया। अब 1,600 का 5%, 1,600 का 5%, यहाँ स्पेस नहीं है, 1,600 का 5% किसके ऊपर खर्च कर दिया उसने, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20, यानी 0 से 0 गया, 2 8 जा, यानी कि 80 रुपये खर्चा उसने किसके ऊपर किया, ट्रांसपोर्ट के ऊपर किया। और यही आपका क्या है, आंसर है। आप वैसे भी निकाल सकते हैं 1/20 इधर करके भी निकाल सकते थे, ठीक है, पर मैंने ये स्टेप इंक्रीज किया ताकि आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता पाऊँ। ओके, बस आज के लिए बस यही था भाई, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सारे के सारे होते हैं ख़त्म। अब जो है कल एक नया चैप्टर लेके आएंगे, हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, देखते हैं एवरेज उठाएं या कौन सा उठाएं। बट अब आपको क्या करना है, ये जो 5 लक्ष्य है मेरे परसेंटेज के, वो सारे के सारे देखने हैं भाई, ठीक है। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और जिसको कहीं भी किसी चीज़ में डाउट आया होगा प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो दबा के, ठीक है। तो आज के लिए बस यही था, थैंक यू सो मच।